Assalamu alaikum. Let's just wait for 1 more minute and then we can start. राइट तो इस सेशन में आई एम ओपन टू क्वेश्चंस बेसिकली। तो आपके पास दोनों टॉपिक्स में से कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क मी। लेट्स फर्स्ट डू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी थिंग। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। इफ you don't have a question then we can move on to the next the topic on boards as well. पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी का पूछ लें अगर कोई भी क्वेश्चन है। वीडियो देखी है या नहीं देखी है? यस सर। यस सर। समझ में आ गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाली चीज? सर जी सर ये वाली जो स्लाइड आपने ओपन रिव्यू की हुई है ना सर, सर इसी के अंदर थोड़ा सा मुझे कल जो है कंफ्यूजन आ रही थी। आगे तो जो है वो चीजें क्लियर हो गई थी। मतलब जो आप जैसे प्रेशराइज टैंक के बारे में बोल रहे थे ना कि डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर हमारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह निकलते हैं, वहाँ थोड़ी सी सर कंफ्यूजन हो रही थी अंडरस्टैंडिंग में। ओके देखो मैं इसमें ये बोल रहा था कि जब आप प्रेशराइज सिलेंडर की बात करते हैं, प्रेशराइज सिलेंडर में हो क्या रहा होगा? आपने थिन थिक सिलेंडर्स को अभी एक्सपेरिमेंट तो आप नहीं कर पाए बट आपने उसको उसकी थ्योरी वगैरह तो देखी होगी ना। जब आपकी लैब अभी मॉम 2 की हुई थी, एक्सपेरिमेंट्स आप कर लेंगे। डिड यू गाइस डू दैट? थिन सिलेंडर थिक सिलेंडर को देखा था मॉम 2? नहीं मॉम 2 तो आप सर, लोग हमारी मॉम 2 की लैब अभी नहीं अच्छा हुई है मॉम सर। 2 की लैब अब लो। सही है तो मॉम 2 भी आप अभी पढ़ लो साथ में। आई गॉट इट ठीक है। देखो होगा क्या कि जो भी इस तरह का थिन सिलेंडर या थिक सिलेंडर होता है या कोई भी प्रेशराइज सिलेंडर होता है, व्हेन यू प्रेशराइज इट व्हाट हैपेंस इज कि वो एक्सपैंड होने की कोशिश करता है। जब वो एक्सपैंड हो रहा होता है तो उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, राइट? स्ट्रेसेस क्यों डेवलप होते हैं किसी चीज में? जब उसके अंदर स्ट्रेन पैदा होता है, ठीक है। आप किसी चीज को डिफॉर्म करते हैं, उसके अंदर स्ट्रेन होता है और स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी स्ट्रेन है और डिपेंडेंट क्वांटिटी स्ट्रेस। अच्छा, अब स्ट्रेन हो गया, उसकी वजह से स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस कितनी टाइप का होगा? स्ट्रेस मल्टीपल डायमेंशन में हो सकता है। स्ट्रेस हो सकता है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूं सिलेंडर का तो उसके सर्कमफेरेंस के ऊपर हो सकता है। इसको हूप स्ट्रेसेस कहते हैं, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेसेस कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस हो सकते हैं, यानी कि अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर या एक्सियल डायरेक्शन में सिलेंडर की उसमें स्ट्रेस होगा। और रेडियल डायरेक्शन में भी होगा स्ट्रेस, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन का जो स्ट्रेस होता है दैट इज एक्चुअली वहाँ पे थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर में डिफरेंस आ जाता है। जो बहुत थिन होते हैं उनकी
वॉल थिकनेस इतनी कम होती है कि उसमें रेडियल डायरेक्शन के स्ट्रेसेस नहीं होते। है तो दैट इज हमारे स्कोप से बाहर की बात है, तो जनरल बात में नहीं। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि देयर मल्टीपल टाइप ऑफ स्ट्रेसेस हैपनिंग इन अ सिलेंडर। ठीक है, अगर मुझे उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, उसके लिए आई कैन एक्चुअली यूज द फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो हमारी पहली जो डेफिनेशन थी लॉस ऑफ फंक्शन स्ट्रेंथ वाली, ये वाली, we can use this definition to define the factor of safety of a cylinder। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सिलेंडर के मटेरियल की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी। अगर मेटल का बना हुआ है, प्रेशराइज्ड सिलेंडर जो है वो उसमें टेंशन क्रिएट करेगा। ठीक है, उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा तो टेंशन क्रिएट होगी। तो मेटल के लिए टेंशन के अंदर हम यील्ड स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं, विच इज फाइन। तो हम लोग यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ को देखेंगे, तो हमारी लॉस ऑफ फंक्शन स्ट्रेंथ जो है ये yield strength है। Loss of function strength, any strength which it causes your product, your machine to lose its purpose, कि वो अपना काम नहीं कर पा रही। ठीक है, मेटल्स के केस में मोस्ट लाइकली हम लोग ये yield strength लेते हैं। इन मोस्ट एप्लीकेशंस जो सिंपल स्ट्रेस की एप्लीकेशंस होती हैं, कि लोड बेयरिंग एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें हम yield strength को लॉस ऑफ फंक्शन स्ट्रेंथ ले रहे होते हैं फॉर मेटल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब तो ऊपर तो yield strength आ गई, नीचे यू नीड सम फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रेस। ठीक है, इक्विवेलेंट स्ट्रेस जो होता है, अब हमारे पास, हमने अभी ये बोला कि हमारे पास मल्टीपल टाइप के स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे इन अ सिलेंडर, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, इस तरह कह लें, या फिर कह लें सिग्मा आर है रेडियल, सिग्मा टी है टेंजेंशियल, सिग्मा ए है एक्सियल। अब इन सब को कंबाइन करके हम कोई ना कोई इक्विवेलेंट स्ट्रेस बनाएंगे। दिस विल, you will study this thing in detail in the mechanics of materials 2 course, but हम लोग इसको बोर्ड्स के टॉपिक में जब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगा तो हम लोग इसको डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो वील लुक एट द इक्विवेलेंट स्ट्रेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब ये तो ये चीज हो गई कि हमने स्ट्रेस और स्ट्रेंथ की फॉर्म में इसको डिफाइन कर दिया, बट अगर आपके पास कोई एंड यूजर है, उस वो जब प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उसको स्ट्रेस हर दफा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूले होते हैं प्रेशर से लिंक करने के स्ट्रेस को, इट इज देयर सिंपल फॉर्मूला, बट उसको हर दफा कैलकुलेट करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि सर्टेन प्रेशर पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, मैं क्रिटिकल जो मेरी स्ट्रेंथ है उससे मैं कितना दूर हूँ। तो द पॉइंट वाज कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर इट इज पॉसिबल फॉर अस कि हम लोग सिंपली डायरेक्टली प्रेशर में बात करनी शुरू कर, हम बोलें कि इसका कोई ना कोई प्रेशर है। ठीक है, और उसके साथ में देयर इज ए एक्चुअल प्रेशर। तो हम लोग कह रहे हैं कि इसका जो भी ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, एन दिस इज इक्वल्स टू पी क्रिटिकल डिवाइडेड बाय पी एक्चुअल। ठीक है, अब ये दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज दिस वन, ये सेम चीज है बिल्कुल, स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस वाली। क्यों? क्योंकि इस केस में प्रेशर क्या कर रहा है, स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है। जी सर। तो ऑल ऑफ द सिलेंडर के ऊपर, राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हॉलो सिलेंडर है, प्रेशराइज सिलेंडर है ना, फॉर एग्जांपल आप कोई ना कोई गैस प्रेशराइज करके स्टोर कर रहे हैं, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। सही है, तो ये बात हो रही है यहाँ पे कि आप डिफरेंट तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं। मैंने स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस, मतलब वो मटेरियल की एप्लीकेशन के हिसाब से, जैसे ये प्रेशराइज सिलेंडर था तो आपने वो क्या कहते हैं प्रेशर के फैक्टर से भी आपने इसको कंसीडर कर लिया। बिल्कुल सेम चीज। अब फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील में भी स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेंथ, फ्लाई व्हील के अंदर भी स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, बट फ्लाई व्हील में स्ट्रेस इज नॉट ड्यू टू प्रेशर, सिलेंडर में स्ट्रेस वाज ड्यू टू, आपने आरपीएम का बताया था इसके अंदर। फ्लाई व्हील में यू हैव आरपीएम, तो आरपीएम से मैं लिंक कर सकता हूँ उसमें, तो मेरे क्रिटिकल आरपीएम कितने और मेरे एक्चुअल आरपीएम, दैट्स व्हाट मैं इस पूरी साइड का पर्पस ये था कि वो हमारा जो माइंडसेट है ना अभी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज सिंपली यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन सिग्मा एक्स, हम लोग अभी तक ये लेते हैं बहुत, दिस इज द जनरल आइडिया, दिस इज इट। इससे निकलना है बाहर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी could have different meanings, ठीक है, it could be defined in terms of any critical quantity and any actual quantity, जो भी सिस्टम का फेलियर की तरफ लेके जाए, that's the point, depends upon what type of material you are dealing with, material and application also, application पे भी डिपेंड करेगा, application also, understood, ठीक है, understood sir, understood, और कुछ, thank you sir, anybody has any more questions? Sir,
स्लाइड में आपने बोला कि एक थ्रेडेड एरिया जो होता है हम टेबल से निकालते हैं, लेकिन सर उसमें एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है AT इज इक्वल टू DR प्लस डिवाइडेड बाय। मैं आ जाता हूँ। मैं जस्ट लेट मी आस्क एवरीबॉडी एल्स, किसी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कोई सवाल है? नहीं है? लेट्स मूव ऑन टू इट। मैंने अपने लेक्चर में एक्चुअली बोला भी था कि जो ये टेबल है ना हमारे पास, इस टेबल के अंदर जो AT गिवन है, ये AT एक्चुअली इसी फॉर्मूले से निकला हुआ है। द सेम फॉर्मूला हैज बीन यूज्ड देयर। इस स्लाइड का पर्पस ये था कि आपका जो AT है ना, AT इज यूजुअली हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये होता है कि सबसे कम डायमीटर वाला एरिया कैलकुलेट करके उससे स्ट्रेस निकाल, ठीक है। अगर आप वो काम करेंगे ना तो दैट वुड बी एक्चुअली ओवर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेसेस। हम ओवर एस्टिमेट कर रहे होंगे स्ट्रेसेस को। फॉर एग्जांपल लेट अस जस्ट ड्रॉ अ वेरी सिंपल थिंग हियर एंड लेट्स सी के व्हाट इज गोइंग ऑन। So we have something like this, ठीक है। अब इसको अगर मैं बड़ा करके बनाऊं इसके थ्रेड्स को, तो दे आर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इन थ्रेडेड रीजन्स में हमारे पास 3 डायमीटर्स हैं जो हमने पहले बात की थी। तो देयर इज द मेजर डायमीटर, देयर इज दिस माइनर डायमीटर और एक पिच डायमीटर, ठीक है। इनमें से जो एरिया आप इससे निकालेंगे ये सबसे बड़ा एरिया होगा। तो मेजर डायमीटर से, क्योंकि मेजर डायमीटर सबसे बड़ा है तो उसका एरिया भी सबसे बड़ा होगा। उसके बाद आपका पिच डायमीटर का एरिया आ जाएगा और उसके बाद आपका रूट डायमीटर का एरिया, सबसे छोटा रूट डायमीटर, ठीक है। तो सबसे छोटा एरिया भी रूट डायमीटर का होगा। अब अगर इसके ऊपर कोई फोर्स P अप्लाई हो रही है तो जो स्ट्रेस मैं कैलकुलेट करूंगा ना, स्ट्रेस इज P अपॉन A। तो P अपॉन A अगर मैं निकाल रहा हूँ, P अपॉन AP में निकाल रहा हूँ और P अपॉन AR में निकालना, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? कौन सा होगा इसमें सबसे बड़ा? कैन एनीबॉडी से? मेजर वाला। मेजर वाला बड़ा होगा? यस सर, ये आई थिंक P ओवर A। बेटा A बड़ा है अगर, तो लेट्स से P इज 100, A is 20, P is 100, AP is 15 and AR is 10। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सर P अपॉन AR। AR, राइट। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ना अजान, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना एरिया, तो जो सबसे छोटा एरिया है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो वी हैव दिस रिलेशनशिप हियर। तो सबसे छोटा स्ट्रेस आ रहा है आपका मेजर डायमीटर से और सबसे बड़ा स्ट्रेस आ रहा है आपका रूट डायमीटर से, ठीक है। अगर हम सेफ रहना चाह रहे होंगे ना तो हम लोग इसको AR यूज करेंगे अगर, तो हम सबसे बड़ा स्ट्रेस प्रेडिक्ट कर रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि हम लोग थोड़ा सा बड़ा डायमीटर हमें अपने सिस्टम का सिलेक्ट करना पड़ेगा बोल्ट का, ताकि हम स्ट्रेसेस का फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है उसको सेटिस्फाई कर सके। तो हमारा अगर मैं रूट डायमीटर यूज करके अपने सारे कैलकुलेशन करूंगा तो मैं बड़े डायमीटर का बोल्ट एक्चुअली सिलेक्ट करूँ। दैट वुड नॉट बी अ टेरिबल सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि आप सेफ हो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा आप अगर मैं फॉर एग्जांपल आप A सिलेक्ट कर ले तो आप मेजर डायमीटर सिलेक्ट कर ले, उससे क्या होगा, आपके स्ट्रेसेस लो होंगे एंड दैट विल एक्चुअली लीड यू टू अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेसेस। आप एक्चुअल स्ट्रेसेस से नीचे जा प्रेडिक्ट कर रहे हो तो आप अपने सिस्टम को सही डिजाइन नहीं कर पाओगे। आप कहोगे कि आई कैन वर्क विद लेट्स से इन 8 mm बोल्ट, जहां पे एक्चुअली आपको 10 mm का बोल्ट रिक्वायर्ड था, तो A तो बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकता, ठीक है। AR यूज करना इज ओवर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेसेस। तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि यू विल नीड टू सिलेक्ट अ लार्जर बोल्ट व्हिच विल रिजल्ट इन यू हैविंग टू स्पेंड मोर, आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपको बड़ा बोल्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बट उससे फंक्शनैलिटी अफेक्ट नहीं हो रही, फंक्शन आप एक्चुअली सेफ ज्यादा हो रहे हो। अगर मैं AR यूज करूंगा आप सेफ ज्यादा हो,
एक हम एप्लीकेशन पे जाएंगे पावर स्क्रूज में, उसमें बुक एक जगह पे रेकमेंड करती है कि क्योंकि स्ट्रेसेस ज्यादा हैं तो आप रूट डायमीटर से चीजें कैलकुलेट करें, क्योंकि वो बहुत अनसेफ एप्लीकेशन। बट फॉर बोल्ट्स का मेन पर्पस जो होता है वो लोड बेयरिंग नहीं होता। नट्स एंड बोल्ट्स आर मेनली यूज्ड टू जस्ट होल्ड थिंग्स टुगेदर, ठीक है। एक और एप्लीकेशन होती है थ्रेडेड बॉडीज की, दैट इज पावर स्क्रूज, जैसे आपकी कार जैक में लगा हुआ होता है, उसका पर्पस है लोड बेयरिंग। उस केस में हमारे लिए स्ट्रेसेस बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, बट बोल्ट्स के केस में स्ट्रेसेस क्रिटिकल नहीं होते। क्यों? क्योंकि बोल्ट्स का पर्पस मेनली लोड बेयरिंग नहीं है, बोल्ट्स का पर्पस है चीजों को साथ में होल्ड करना, सही है। अच्छा, अब तो एक एप्लीकेशन तो ये होती है कि मैं याद यूज कर लेता, बट व्हाट पीपल हैव फाउंड आउट दैट इफ यू यूज दिस dp प्लस dr डिवाइड बाई 2, ये अगर मैं डायमीटर, ये डायमीटर है ना, अगर मैं ये डायमीटर यूज करूंगा तो आई वुड बी क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल स्ट्रेसेस इन द बॉडी, ठीक है। और ये क्वांटिटी एक्सपेरिमेंटली लोगों ने टेस्ट करके निकाली है कि अब रिजल्ट आ रहा था कौन से वाले स्ट्रेस से रिजल्ट सेम आ रहा है। उन्होंने डी ट्राई किया, उससे भी रिजल्ट ठीक नहीं आया स्ट्रेस का, डीपी ट्राई किया, उससे भी सही नहीं आया, डीआर ट्राई किया, उससे भी सही नहीं आया, एंड देन दे ट्राइड अदर क्वांटिटीज, तो उन्होंने एवरेजेस लेके ट्राई किए। एवरेज में डीपी प्लस डीआर डिवाइडेड बाय 2 गिव द बेस्ट रिजल्ट्स, सही। तो इसलिए हम लोग इससे एटी कैलकुलेट कर रहे हैं, और एटी आपको खुद नहीं निकालना पड़ेगा, एटी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो फॉर्मूला में पता है हमें, ये फॉर्मूला एटी आ कहाँ से रहा है, आ उधर से ही रहा है। तो यू नीड टू सी दिस कि अगर मुझे ये डायमीटर पता है, सही है, पिच पता है, तो मैं डीपी और डीआर, इनके फॉर्मूले जो हमने डिस्कस किए थे पीछे, ये फॉर्मूले डीपी और डीआर का जो फॉर्मूला है, इनसे मैं अपना डीआर और डीपी निकालूं, और उसके बाद उसका उनका एवरेज लेके उससे एरिया कैलकुलेट करूंगा, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस सेम थिंग, यही चीज है, सही। तो दिस इज एसेंशियली इट। तो अगर आप, हाँ जी सर, ये जैसे आपने एटी का पूरा बताया कि हमें इसको फॉर्मुलेशन की पूरी, वैसे तो सर ये आपने जो ऊपर समझाया तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, वैसे तो हमें टेबल में गिवन होता है एटी। जी एग्जैक्टली, एटी आपको खुद से नहीं निकालना, एटी आपको टेबल से रीड करना पड़ेगा बस। और सर ये जो इसके अंदर हम लोग नॉर्मली अपना स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये स्क्रूज के अंदर मतलब किस ऑब्जेक्टिव के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसका सर थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं आप, जो हमारा पी अपॉन ए वाला मैं समझ गया। मैं देखो ये पूरी चीज जो है ना अभी आएगी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस विल कम अप। हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर से बोल्टेड जॉइंट्स, हम पहले इसको कवर करेंगे। दिस इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू लेट मी जस्ट स्किम थ्रू इट, कि हम दो प्लेट्स हैं लेट्स से, उनको आपस में ना ग्रिप करना चाह रहे हैं, और वी विल मोस्टली स्टडी कि अगर इसके ऊपर टेंसाइल लोड्स अप्लाई हो रहे हो तो उसमें क्या बिहेवियर हो, सही है। तो दैट्स वन थिंग दैट वी विल टॉक अबाउट। एक तो हम ये पूरा काम करेंगे, सही है। दूसरी जो चीज हम करेंगे, दूसरी चीज हम ये करेंगे कि लेट मी जस्ट गो अहेड टू द पॉइंट। दूसरी चीज हम ये वाली एप्लीकेशन देखेंगे जो पावर स्क्रूज की होती है। अब पावर स्क्रूज आर लोड बेयरिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस केस में हम लोग इसके स्ट्रेसेस हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और इसमें विल टॉक अबाउट कि इसके अंदर किस किस तरह के स्ट्रेसेस को, लेट मी जस्ट स्किम थ्रू दिस एंड गो टू द पार्ट में जहाँ पे हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आ गया। इसके अंदर वी विल टॉक अबाउट कि इसके अंदर शेयर स्ट्रेसेस कौन से हो रहे होते हैं, इसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या आ रहे हैं थ्रेड्स के अंदर, इसके अंदर एक्सियल स्ट्रेसेस क्या आ रहे हैं। तो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन वेरी डिटेल। उसके बाद हम इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस की बात भी करेंगे, वॉन मसिस स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। तो ये दोनों एप्लीकेशंस में डिफरेंट होगा। जब हम बोल्ट्स की बात कर रहे हैं, बोल्ट्स के केस में वी विल ओनली टॉक अबाउट टेंसाइल लोड्स एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस। बट जब हम बात करेंगे आपकी पावर स्क्रूज की, जो कि लोड बेयरिंग सिस्टम्स हैं, उनमें फिर हम लोग टेंजेंशियल आपके स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करेंगे, हम उसमें शेयर स्ट्रेसेस की बात करेंगे, दो तरह के शेयर स्ट्रेसेस हो रहे होंगे। वी विल टॉक अबाउट एक्सियल स्ट्रेसेस एज वेल। तो we'll discuss a lot of stresses in this topic, but वो different applications के लिए different हो जाएंगे, सही है। आएगा वो सब कुछ कवर करेंगे अभी। Any other question? ठीक हो गया सर।
कोई और सवाल है किसी को? हाँ जी। एक होता है मेजर डाया, एक होता है मीन डाया और एक होता है रूट डाया। तो सर हमें जो सिंपल डायमीटर न्यूमेरिकल में देखो सर एक मिनट बात सुनो बेटा। मीन डाया जो ना, मीन डाया की टर्म थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, तो उसको लेट्स नॉट कॉल इट मीन डायामीटर। मीन डायामीटर वुड सिंपली, प्रॉब्लम क्या है मीन डायामीटर में कि अगर आपके पास इस तरह का सिस्टम है ना, तो मीन डायमीटर हमें ये जहन में आइडिया दे रहा होता है कि इफ आई हैव दीज टू डायमीटर्स, मीन डायमीटर विल बी द एवरेज ऑफ द टू, दिस इज मीन, बट दिस इज नॉट डीपी। तो हम लोग पिच डायमीटर की बात कर रहे हैं। व्हाट वी विल लुक एट इन पावर स्क्रूज, पावर स्क्रूज के जो स्क्रूज होते हैं ना वो डिफरेंट स्टाइल के होते हैं। स्क्रू पावर स्क्रूज जो है ना, उनमें हमें ये जो एंगल होता है, इस एंगल को कम से कम रखना होता है ताकि हम अच्छी पावर ट्रांसमिशन कर सकें। विल कवर दैट। अभी आइडिया, अभी जो है पर्पस ये समझना नहीं, अभी बात जो समझने की वजह है, इस केस में जो आपका मेजर और माइनर डायमीटर होता है, पावर स्क्रूज की पिच है, पावर स्क्रूज की पिच एक्चुअली मीन होती है। मीन इज पावर स्क्रूज के केस में पिच डायमीटर इज d + dr डिवाइड बाय 2। बट हमारे बोर्ड के केस में पिच डायमीटर इज नॉट मीन डायमीटर। क्यों? क्योंकि हम उसको ट्रंकेट कर रहे हैं। अगर मैं कंप्लीट ट्राइंगल ले लेता ना, तो इस केस में व्हाट वुड हैव हैपेंड, दिस इज माय d1 एंड दिस इज माय d2, तो मेरा जो dp होता वो एक्चुअली d1 + d2 डिवाइड बाय 2 होता, एंड दिस इज एक्चुअली द मीन। लेकिन क्योंकि हमने ट्रंकेट कर दिया, हमने ये पार्ट भी रिमूव कर दिया और हमने ये पार्ट भी रिमूव कर दिया, तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग ये वाली जो मीन का फॉर्मूला ये यूज नहीं कर सकते। लेट्स नॉट कॉल इट मीन, लेट्स कॉल इट पिच। सही है? अब पूछो आप क्या कह रहे थे। ओके सर। मगर इन दोनों को सर, मगर सर इन दोनों को कैलकुलेट करते हुए हम पिच के साथ करते हैं ना फॉर्मूला, डी मेजर और डी रूट वाला। देखें आपके, हम स्टैंडर्ड देखें, आप जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हमें ये कह रहा है कि यू जस्ट नीड टू नो, आपको स्टैंडर्ड क्या क्या बता रहा है। आपको स्टैंडर्ड सिर्फ मेजर डायमीटर बता रहा है और पिच बता रहा है और कुछ भी नहीं बता रहा। दिस इज इट। तो बाकी जितनी क्वांटिटीज हैं आपको उससे निकालनी पड़ेगी। तो हमें डी पता है और हमें पिच पता है। इन दोनों को यूज करते हुए हम डी पी भी निकाल रहे हैं और डी आर भी निकाल रहे हैं। सही, और इनके फॉर्मूले हमने देख लिए थे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी पी। तो लेट्स से कि मैं इसकी बात करूं कि 10 mm का बोल्ट है, मेजर डायमीटर और पिच इज 1.5। I will just come here, I will place 10 here and 1.5 here, और इसको यूज करते हुए मैं डीपी निकाल लूँ। ठीक है। एक और तरीका भी हो सकता है, वो तरीका ये हो सकता है कि मुझे ए आर पता है, ठीक है, तो दिस इज ए आर इज पाई dr²/4। तो अगर मैं यहाँ से ए आर पिक करता हूँ किसी भी सिस्टम का, उसको मैं इस फॉर्मूले में रख के डी आर डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन फाइंड आउट डी आर फ्रॉम हेयर इफ यू वांट टू, बट यू डोंट नीड टू, बिकॉज आपके पास बहुत सिंपल फॉर्मूला अवेलेबल है। सही है। तो आप इस टेबल से भी डी आर और डीपी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता क्या है, हमें पता है ए आर, हमें पता है ए आर इज इक्वल टू पाई dr²/4, और ए टी हमें पता है इट्स पाई dr + dp डिवाइड बाय 2 × 4। सही। तो ये दोनों क्वांटिटीज मुझे टेबल से गिवन है। अगर मैं ए आर की क्वांटिटी निकालूंगा, उससे मैं एक्चुअली आई कैन देन फाइंड आउट डी आर, और डी आर में इसमें प्लग इन कर दूं, और ए टी मुझे पता है टेबल से, तो मैं इससे डीपी भी निकाल सकता हूँ। तो खाली टेबल से भी यू कैन फाइंड आउट ऑल ऑफ दिस, बट देयर इज नो नीड फॉर दैट, बिकॉज आपके पास बहुत सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है, तो इससे निकालने ज्यादा आसान है। सही। हाँ जी, और कुछ? बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाली चीज हमने अभी की है इसकी, वी हैवंट डन अ लॉट। ठीक है, तो अभी हम बोल्टेड जॉइंट्स शुरू कर देंगे इसके बाद, जिसमें फिर हमारे पास एक्चुअली
कैलकुलेशन वाला पार्ट आना शुरू हो जाएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। हमारा अगला काम जो है उसके अंदर व्हाट वी विल डू इज वी विल टॉक अबाउट, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है कि बोर्ड्स की बेसिक डायमेंशंस क्या होती हैं, उसके हेड की डायमेंशंस कैसे लेते हैं, उसके बाद आप जो नट यूज़ कर रहे होंगे उसके स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, नट का स्टैंडर्ड है, वॉशर्स लगा रहे हैं वो भी स्टैंड, एवरीथिंग इज स्टैंडर्ड, कोई भी चीज़ रैंडम नहीं है। जैसे आपका वॉशर है उसकी डायमेंशंस फिक्स्ड है, आपका नट है उसकी डायमेंशंस फिक्स्ड है, तो उससे चेंज नहीं कर सकते। हमारा पर्पस इस पूरी एक्सरसाइज में ये होगा कि अगर मैं किसी भी सर्टेन नंबर ऑफ प्लेट्स को आपस में बोल्ट करना चाह रहा हूँ तो हाउ मच शुड बी द लेंथ ऑफ द बोल्ट, थ्रेडेड एरिया कितना होगा, ठीक है, और वॉशर के साथ, वॉशर के बगैर नहीं एप्लीकेशन, ठीक है, और हम सारी डायमेंशंस निकाल के वी कैन साइज द बोल्ट के सर्टेन एप्लीकेशन की मुझे कितना बड़ा बोल्ट रिक्वायर्ड है। उसके बाद वंस वी डू दैट देन विल सी कि अगर मेरे पास कोई भी लोड अप्लाई हो रहा है तो मैं वो लोड बेयर कर भी सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि अगर लोड सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो रहा है उसका कुछ पार्ट जो है वो बोल्ट बेयर करेगा और कुछ पार्ट जो है वो आपकी प्लेट्स बेयर कर रही हो, ठीक है। तो मुझे चेक करना है कि कितना फ्रैक्शन इधर पड़ रहा है और कितना फ्रैक्शन इधर पड़ रहा है, ठीक है, दैट इज समथिंग वी नीड टू सी। तो मैं सिर्फ अभी सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ बेसिक से, ताकि जब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करूँ इस चीज़ का तो यू हैव सम आइडिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस क्रिटिकल होती हैं कि इस पर प्री लोड है कि नहीं। प्री लोड ये होता है कि जब मैंने आप नट को टाइट कर रहे हैं तो आप जाहिर है जब नट इस पॉइंट पे पहुंच जाता है ना उसके बाद भी हम रेंच को थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं ताकि ये टाइट हो जाए, एडिशनल यहाँ पे जो है ना टेंशन क्रिएट हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्री टेंशन, सही। दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर अस, सही है, वो हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि क्यों अच्छा है हमारे लिए। उसके बाद वी विल बेसिकली गो थ्रू दिस पार्ट जिसमें हम लोग इसकी डायमेंशनिंग पूरी कैसे करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद विल कम टू लोड बेयरिंग कैपेसिटी के किस तरीके से हम लोड कितना बेयर हो रहा है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग लेक्चर। अच्छा, अब व्हाट इज हैपनिंग इज कि मेरे पास हमने इस वीक में 3 लेक्चर किए हैं ना, तो आई एम गोइंग टू अपलोड 3 लेक्चर्स फॉर मंडे ताकि हम एक दफ़ा ट्रैक पे वापस आ जाए। अभी शुरू का टाइम है, लेक्चर्स आर नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट, इट इज़ बेटर टू कवर अप राइट नाउ, सही है। तो आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। जो चौथा लेक्चर, जो तीसरा एडिशनल लेक्चर होगा एंड विद दैट विल बी ऑन ट्रैक। हम मंडे के लिए 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे एंड देन विल कीप ऑन डूइंग 2 एट अ टाइम। मेक श्योर यू वॉच द लेक्चर्स। अभी भी मुझे ये नजर आ रहा है, आई एम सीइंग स्टेटिस्टिक्स ऑन यूट्यूब और वो लोगों ने लेक्चर्स को डिटेल में देखा नहीं है, बहुत सरसरी तौर पे लेक्चर्स देखे मैं। बेसिकली सर किसी भी बोल्ट का थ्रेडेड एरिया कौन सा होता है? थ्रेडेड एरिया बेटा आपका बोल्ट अगर आप लगा रहे हो, बोल्ट इज नॉट अ स्क्रू, ठीक है। बोल्ट में एक पार्ट होता है जो कि अनथ्रेडेड होता है जैसे इस स्लाइड में शोन है। उसके बाद आपको थ्रेड एक्चुअली रिक्वायर्ड किधर है? आपको थ्रेड रिक्वायर्ड है सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट पे जहां पे नट ने फिट होना है, ठीक है। यू डोंट नीड थ्रेड्स हेयर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नट कभी भी नहीं लगेगा। नट लगता है बोल्ट के एंड की तरफ, ठीक है। तो ये एक्चुअली देयर इज वेरी सिंपल स्टैंडर्ड्स गिवन, उसके तहत इसको सिलेक्ट करते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड्स डेवलप हैं ये एक्सपीरियंस की बेस पे डेवलप हैं, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ लॉजिक बिहाइंड इट। लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा ना अपने विद एक्सपीरियंस पीपल हैव कम अप विद सिंपल रूल्स ऑफ थंब, ठीक है। तो विल लुक एट इट। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, लेट मी गो टू द पॉइंट जहाँ पे हम ये वाली चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो थ्रेडेड लेंथ कितनी होगी बोल्ट की? अगर आपको मेजर डायमीटर लेट से 10 mm है तो आपको थ्रेडेड लेंथ रिक्वायर्ड है 2 × 10+6। अब ये 2 × 10+6 क्यों है? दिस इज कमिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। क्यों? क्योंकि अगर इस साइज की थ्रेडेड लेंथ लेंगे तो देन यू आर सेफ, आप अपने बोल्ट को यूज कर सकते हैं फॉर एनी एप्लीकेशन ऑफ दैट साइज ऑफ बोल्ट।
तो बहुत सिस्टमेटिक तरीका है। ये मैं लेक्चर जो अपलोड करूंगा उसमें यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से वाला काम करते हैं। तो अभी हमने क्योंकि शुरू का पॉइंट नहीं देखा तो देयर इज नो पॉइंट टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ, सही। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ड्रिवन चीज़ है। इट्स नॉट अ डेरिवेशन ड्रिवन कि हम डिराइव करके ये रिजल्ट्स निकाल ले। दिस इज कमिंग अप फ्रॉम पीपल हु हैव वर्कड इन दिस थिंग बिफोर, सही है। तो इसको इस तरीके से देखने की जरूरत है। अच्छा अब हाँ जी बोलो बेटा। कॉमन वर्ड में अभी कोई भी नट हो, उसके जो हम उर्दू में चूड़ियां बोलते हैं उसको बोलते हैं सर थ्रेडेड एरिया। चूड़ियां जो होती हैं दैट इज थ्रेड्स, ठीक है, थ्रेड्स। तो नट तो पूरा थ्रेडेड होगा ना, बट आपका बोल्ट पूरा थ्रेडेड नहीं होगा। आप बोल्ट मार्केट से खरीदे हो जाके, छोटा बोल्ट जो होगा वो शायद पूरा थ्रेडेड हो, लेकिन जैसे जैसे बोल्ट का साइज बड़ा होता जाएगा आपको ऊपर एक अनथ्रेडेड रीजन दिखना शुरू हो जाएगा। तो बिकॉज आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि आप लेट्स से कि मैं 5 सेंटीमीटर का बोल्ट उठाता हूँ 50 mm का, और उसको मैं 4-4 mm की 2 प्लेट्स को बोल्ट करने में यूज कर देता हूँ। तो अगर आपने सिर्फ 4-4 mm की 2 प्लेट्स को एक 50 mm के बोल्ट से एक्चुअली क्लैम्प किया हुआ है, तो 8 mm की प्लेट्स हुई, बाकी जो 42 mm का बोल्ट की लेंथ है दैट इज हैंगिंग आउटसाइड द प्लेट, दैट डज नॉट सर्व आवर पर्पस। वो तो काम ठीक नहीं है। तो इसलिए बोल्ट किसी भी रैंडम लेंथ का बोल्ट हम जो है वो हर एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं करते। तो हमें बोल्ट की रिक्वायर्ड लेंथ निकालनी पड़ती है, देयर इज अ कैलकुलेशन प्रोसीजर फॉर दैट। तो हम उसको इस लेक्चर में देख लेंगे कमिंग अप, तो अब मैं अपलोड करूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल था लीड के हवाले से। ओके सर लीड की एप्लीकेशंस क्या है, मतलब ज़रूरत क्यों पड़ेगी वो यूज़ करने की? और मैंने कभी मतलब प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं है, मतलब तो नहीं वो कहाँ देखो लीड तो बेटा हर बोल्ट में होता है ना, एप्लीकेशन तो नहीं। लीड इज जस्ट अ क्वांटिटी। मेरे ख्याल से आपका सवाल ये डबल स्टार्ट और 4 स्टार्ट वाले सिस्टम से रिलेटेड है, राइट? देखो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि जो डबल स्टार्ट और 4 स्टार्ट थ्रेड्स होते हैं ना, यानी कि एक साथ 2 हीलिक्स या एक साथ 4 हीलिक्स या एक साथ 6 हीलिक्स चल रहे होंगे, ये एक्चुअली बड़ा, इससे देखो तुम इफ यू कैन जस्ट सी है, ये जो एंगल आ रहा है ना, जिस एंगल पे थ्रेड्स रिवॉल्व हो, ये एंगल एक्चुअली बढ़ता जा रहा है। सी दैट एज दिस एंगल इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस इज कि इनकी एक जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है ना वो एक्चुअली रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो इट्स एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड थिंग टू हैव दिस इन सिस्टम्स जहां पे लोड ज्यादा हो। इन दोनों कंडीशंस का फायदा होता है सिंपल सिस्टम्स में। आपको ये पता है किधर डबल स्टार्ट आपको किधर मिलेगा? आपको ये डबल स्टार्ट मिलेगा कुछ बॉटल्स वगैरह में जिनके कैप्स वगैरह होते हैं ना, फॉर एग्जांपल, कि आप डबल स्टार्ट में हो क्या रहा है, एक सिंगल स्टार्ट में जो हो रहा है कि मैं एक लेट्स से कि मेरी बॉटल का कैप है, तो जो उसका टॉप है ना जिसके ऊपर कैप लगता है, उसकी ये टोटल लेंथ जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसकी लेंथ है, ठीक। अगर मैं उसको बंद करना चाह रहा हूँ सिंगल स्टार्ट पे, तो मैं एक दफा रिवॉल्व करूंगा तो मेरा कैप इतना नीचे आएगा। हाँ बहुत ज्यादा घुमाना, ठीक है, बहुत। तो डबल स्टार्ट और 4 स्टार्ट का फायदा ये होता है कि यू कैन एक्चुअली डू दैट थिंग इन लेस नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब मैं अगर मैं एक दफा कैप रिवॉल्व करूंगा 4 स्टार्ट में, तो आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर टू हियर, सही है। तो ज्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटीज में 4 स्टार्ट तो आपको नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट अ कॉमन, अरे यार ओके, तो आई यू विल नॉट सी दीस थिंग्स इन, दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग टू हैव डबल स्टार्ट एंड 4 स्टार्ट, ठीक है। बट डबल स्टार्ट आपको फिर भी नजर आ जाएगा कहीं ना कहीं। आप डबल स्टार्ट थ्रेड्स ऑन अ बॉटल कैप वगैरह करके सर्च करो, यू विल गोइंग टू गेट समथिंग। मैंने कुछ वाटर बॉटल्स में देखा है, ज्यादा में भी नहीं देखा। हाँ बोलो बेटा। ये लीड अगर ज्यादा हो, जिस तरह आपने बॉटल कैप की बात की, तो उसका पहला थ्रेड सही अलाइन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं होगा, देखो आप यू रिमेम्बर कि आप जब मॉड को मूव कर रहे होते तो जब तक थ्रेड अलाइन नहीं होता वो ऊपर रिवॉल्व करती है, एंड जैसे फिट होता है तो इट स्टार्ट्स टू गो डाउन। जब तक कैप फिट नहीं होता नीचे, तो इट्स जस्ट पहली रेवोल्यूशन, ये सारा काम पहली रेवोल्यूशन में हो जाएगा ना। यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, जो कुछ हो रहा है वो पहली रेवोल्यूशन में हो रहा है। तो पहली रेवोल्यूशन के अंदर ये आप उसको अलाइन कर लेंगे,
एंड इट विल गो डाउन। और बाकी जो थ्रेड्स हैं, यानी दो अगर डबल स्टार्ट है तो ऐसा नहीं है कि ये रैंडमली प्लेस्ड है कि एक अगर एक हीलिक्स कहीं से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा रैंडमली किसी और पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। वो जो दो हीलिक्सेस हैं दे आर प्लेस्ड एट 180 डिग्रीज या 90 90 90 90 डिग्रीज ऐसे प्लेस्ड हैं कि वो अगर एक फिट होगा बॉटल कैप के थ्रेड्स के अंदर या नट के अंदर व्हाटएवर, तो बाकी सारी भी फिट हो जाएंगी। अलग अलग ऐसा नहीं होता कि सबको अलग अलग मुझे सेट कराना है, सब एक साथ फिट होता। समझ गया था, वही उसका वजह। लास्ट वाले में अगर आप देखें तो एंगल इतना ज्यादा है कि वो फर्स्ट थ्रेड के अंदर वो तीनों आ रहे हैं आधे आधे। जी एग्जैक्टली, एक्चुअली तो तीनों नहीं चारों होंगे। ऑल द थ्रेड्स विल स्टार्ट एट द वेरी टॉप, लेकिन क्योंकि आप सिर्फ साइड व्यू देख रहे हैं ना, तो चौथा वाला जो होगा ना, लेट्स से जो ग्रीन वाला है, वो पीछे की तरफ है। हाँ सही है, ठीक है, जहाँ तो येलो शुरू हो रहा है नीचे से उस पे वहां वो ग्रीन उसके उससे उसके उसके बाद ग्रीन होगा। तो ऑल द थ्रेड्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम हाइट। जैसे मैंने यहाँ पे 2 स्टार दिखाया था, दोनों के दोनों जो है वो टॉप पे आएंगे। ये ब्लू वाला भी पीछे जाके टॉप पे आ जाएगा, सब टॉप से ही शुरू होते हैं। सही है। राइट, एनी जैसे अदर डायग्राम बनाई हुई है 4 स्टार जहाँ लिखा है उसके नीचे। जी 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 सर। कोई और सवाल है किसी का? सर बेसिकली लीड इज इक्वल टू पिच मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ थ्रेड्स। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में गिवन हो अ सिंगल थ्रेड और उसके बाद पिच गिवन हो, तो उसमें सीधा एल इज इक्वल टू एन पी लगाएंगे। तो अगर सिंगल पिच लिखा होगा तो सर एन की वैल्यू 1 होगी, और अगर डबल थ्रेड होगा तो उसकी एन इज इक्वल टू 2, राइट? 2 हो जाएगी, 4 के लिए एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। लीड एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, लीड एक्चुअली सिस्टम में यूज करनी होती है। ठीक है, तो आपको लीड निकालनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर डबल स्टार्ट होगा तो एन की वैल्यू 2 रख के पिच से मल्टीप्लाई करके लीड निकाल लें। ओके सर। एनी क्वेश्चन एल्स? कुछ है और? देयर इज जस्ट 1 मिनट लेफ्ट। मेरे ख्याल से अटेंडेंस नहीं हुई है अभी सही से, सबने अटेंडेंस नहीं लिखी है। तो व्हाट अच्छा लिख दी आप लोगों ने अटेंडेंस? अगर किसी ने नहीं लिखी है तो लिख दो अटेंडेंस। ठीक है, बिकॉज 1 मिनट इज लेफ्ट एंड दिस सेशन इज एंड। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो, आई कैन रीस्टार्ट दिस, अदरवाइज वी कैन एंड दिस व्हेन दिस एंड्स। तो सवाल है बेटा? नहीं? चलो, तो व्हाट व्हेन दिस सेशन एंड्स वी आर गोइंग टू एंड। उमर